ये तो थी वर्टिब्रेट्स के हार्ट की एवोल्यूशन। अब ये सारी एवोल्यूशन के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट्स पे डिजाइंड है। पहला अगेन फ्लूइड जिसको हम ब्लड कहते हैं, फिर हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, और फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जिनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल हैं। तो अगर मैं फ्लूइड की बात करूँ या ब्लड की बात करूँ तो ब्लड वही रोल प्ले करता है जो आपकी सड़कों पे चलने वाली गाड़ियाँ प्ले करती हैं। यानी कि जैसे गाड़ियाँ आर द मीडियम जिनके ऊपर जो होता है वो गुड्स और ह्यूमंस लोड होकर मूव होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ब्लड वो मीडियम है जिसके अंदर चीज़ें जो है वो डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अब जो ब्लड का जो मीडियम है उस ब्लड के अंदर जो होता है वो आपके हार्मोन्स, आपकी फूड, आपका प्रोटीन, इवन आपकी जो गैसेज होती हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। इनमें अगर हम लोग ब्लड को अगर सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूज वो मशीन होती है जिसके अंदर ब्लड को डाल के हाई स्पीड पे रोटेट करवाया जाता है, और फिर जब ब्लड को हम रोटेट करवाते हैं तो ब्लड 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो पहली लेयर होती है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को देखें तो ये 55% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होती है, और इसमें आपके सारी जो होती है वो डिजॉल्व गैसेस, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड और इवन गैसेस जो होती है वो इस प्लाज्मा के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं। फिर हमारे पास जो होता है वो आता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आपको 45% ऑफ द टोटल ब्लड बाय वॉल्यूम है, और ये जो होता है ये पिगमेंट्स कैरी करता है जो कि हीमोग्लोबिन है, और ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को इंश्योर करवा रहा होता है। फिर आखिर में हमारे पास एक स्मॉल लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी के अंदर पूरी इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी हार्मफुल अटैक्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। आखिर में हमारे पास प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है ये बेसिकली आपके बोन मैरो के सेल्स होते हैं, उनके ब्रोकन पीसेस होते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको जो होता है वो करते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हुई हैं तो उससे जो है वो ब्लड लीक ना हो, और उनको सील करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो प्लेटलेट्स में होती है। वो कैसे करते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर आपके प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग फिब्रिनोजेन प्रोटीन कहते हैं। जैसे ही जो है ये ऑन द साइड ऑफ द डैमेज ये प्लेटलेट्स फिब्रिनोजेन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फिब्रिन, और फिब्रिन जो होता है वो एक इनसॉल्युबल पार्टिकल बन के आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सील कर देते हैं। फिर उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि ब्लड के जो होता है वो फंक्शंस होते हैं कि वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है मटेरियल्स को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है, और फिर आपकी बॉडी के अंदर अगर एसिड और बेस आ जाए तो उनको बैलेंस करता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ब्लड एज अ बफर एक्ट करता है। इसके बाद अगर जहाँ ब्लड होता है तो वहाँ ब्लड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स भी होते हैं ह्यूमन में। तो जो पहला डिसऑर्डर है वो है ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स लिमिट से ज़्यादा हो जाएं, और लिमिट से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहे होते हैं, और फिर आपकी बॉडी के अंदर जो पेशेंट होता है वो या तो एक कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड करेगा कॉन्टीन्यूसली ताकि उसकी बॉडी के अंदर हमेशा फ्रेश ब्लड ले, और फिर उसके बाद अगर उसे क्योर चाहिए तो वो बाय ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो आपके क्योर होगा, लेकिन वो 100% क्योर नहीं होगा। देन वी हैव थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये जेनेटिक डिजीज है जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मली प्रोड्यूस होता है, और इसके पेशेंट्स भी जो होता है उनको भी जो होता है वो मंथ में 1 और 2 टाइम्स फ्रेश ब्लड की ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है जिंदा रहने के लिए। आखिर में हमारे पास ओडीमा आता है। ओडीमा वो केस होता है जिसके अंदर आपकी टिश्यूज़ के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाए, और उस वजह से आपकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये सारी बीमारियां डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा कंपोनेंट जो कि है हार्ट। हार्ट वी ऑल नो कि हमारा थॉरैक्स कैविटी में होता है, हॉलो होता है, फिब्रल मस्कुलर होता है और कोन शेप में होता है। इसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, और ये जो 4 चेम्बर्स होते हैं ये आपके कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहे होते हैं। इसकी बीटिंग को हम लोग सिस्टोल एंड डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोल उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है ये बेसिकली आपके हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर कुछ न्यूरॉन्स या कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहे होते हैं। वो टिश्यूज़ जो होते हैं सबसे पहले साइनो-एट्रियल नोड जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है, वहाँ से जो होता है वो आपके एट्रियोवेंट्रिकल नोड में आता है, फिर वहाँ से बंडल ऑफ हिस एंड देन परकंजी फाइबर्स की वजह से आपका वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है।
अगर मैं इसके प्रॉपर सीक्वेंस की बात करूँ तो सबसे पहले साइनो-एट्रियल नोड जो होता है वो आपका सीक्वेंस स्टार्ट करता है और इसीलिए हम लोग इसको ऑटोनोमियल पेसमेकर कहते हैं। फिर उसके बाद ये सिग्नल जो होता है वो ट्रैवल करता है आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में और ये जो होता है ये 0.04 सेकंड का डिले होता है। और ये जो डिले होता है ये बेसिकली आपके एक्शन पोटेंशियल को जो होता है वो अलाउ कर रहा होता है कि वो आपके एट्रियम जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करें और वेंट्रिकल्स बाद में कॉन्ट्रैक्ट करें एंड देन आपके बंडल ऑफ हिस और फाइनली आपके पर्किंजी फाइबर्स को एक्साइट करता है जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये हमारे पास जो होते हैं एक सर्टेन कार्डियोग्राम या स्किन के ऊपर भी अपीयर होते हैं। अगर मैं अपनी स्किन के साथ स्पेशली इलेक्ट्रोड्स लगाऊं तो देन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मेरी स्किन से जो है वो जनरेट या डिटेक्ट हो जाएं और एक स्क्रीन पे आ जाएं और उसके ऊपर एक सर्टेन इलेक्ट्रिकल लाइंस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या EKG कहते हैं। डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं ताकि जो है वो पेशेंट्स के अंदर अगर हार्ट बीटिंग जो है वो एबनॉर्मल हो रही है तो उस वजह से उसको ट्रेस कर सके, डिटेक्ट कर सकें और उसकी जो है वो कॉजेज़ को फाइंड कर सकें। फिर उसके बाद अगर ये आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली बीट नहीं करा तो हम उसके लिए स्पेशल मशीन अटैच करते हैं जिसको हम लोग आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होता है वो आपका साइनो-एट्रियल नोड अगर वीक हो जाए तो उसको जो होता है वो रिप्लेस करती है और मेक श्योर करते हैं कि आपका हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करे। देन हमारे पास एक और डिजीज़ आती है जिसको हम लोग ब्लू बेबीज़ कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बेबीज़ होते हैं उनका हार्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता जिसकी वजह से उनका जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिक्स होता है और जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी स्किन बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो दैट्स वाई हम इन बेबीज़ को ब्लू बेबीज़ कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे मोड की जो कि है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वी ऑल नो कि जैसे रोड्स जो होते हैं वो मीडियम होता है जिसके ऊपर व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ब्लड वेसल वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो ट्रैवल करता है। हमारे बॉडी में 3 ब्लड वेसल्स हैं, एट्रीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो एट्रीज होती हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो होता है वो ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी के अंदर। देन आपकी वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेकर जाती हैं और कैपिलरीज जो होते हैं वो आपकी टिश्यूज के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है वो करवा रही होती हैं। अब आपका जो ब्लड होता है वो एक सर्टेन प्रेशर को मेंटेन करता है और उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये वो फोर्स होती है जो आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी वेसल्स के ऊपर क्रिएट कर रहा होता है और ये ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर होता है, अगर आपने वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन या प्रेशर देखना हो तो आप अपनी नेक को अगर यहाँ पे टच करें तो जो आपको प्रॉपर एक प्रेशर या पल्स नज़र आती है वो बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है। इसको हम लोग मिलीमीटर ऑफ Hg मर्करी के अंदर जो होता है वो मेजर करते हैं। हमारे पास 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये वो होता है जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देन हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो कि लो होता है एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक और ये वो होता है जिसमें हमारे जो आपके 4 चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। देन ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और जहाँ कोई भी सिस्टम होता है वहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारे डिजीजेस भी होते हैं। तो जो सबसे पहला डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन का। वी ऑल नो कि जब ह्यूमंस बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उनका ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। देन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपकी जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर एक सर्टेन क्लॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको हम लोग थ्रोम्बस कहते हैं और ये क्लॉट्स जो होता है ये आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। और अगर ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दे और ये ब्लड वेसल्स आपके हार्ट की हों और आपके हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लड ना पहुंचे, देन आपके हार्ट को जो होता है वो एक कंडीशंस क्रिएट होता है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं और हार्ट अटैक के अंदर आपके मसल्स जो होते हैं, हार्ट मसल्स, उनकी डेथ होना शुरू हो जाते हैं और वो पंप नहीं करते और जो पेशेंट होता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। देन अगर यही आपकी जो ब्लॉकेज है आर्टरी की वो आपके ब्रेन में हो तो इस कंडीशन को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं और स्ट्रोक के अंदर जो होता है वो यही होता है कि स्ट्रोक की जो कंडीशन यानी कि वो आपके किस एरिया पे हुआ है और कितनी कौन सी ब्लड वेसल डैमेज हुई है उसकी वजह से जो होता है वो जो कंडीशंस होते हैं वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समटाइम्स कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रोक को रिकवर कर जाते हैं, समटाइम्स अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो स्ट्रोक को रिकवर नहीं करते एंड कोमा में चले जाते हैं। फिर हमारे पास आता है ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज उस कंडीशन को कहा जाता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और इस ब्लड वेसल्स के फटने की वजह से जो ब्रेन होता है उसके टिश्यूज़ के अंदर ब्लड एक्सेसिवली फ्लो करना शुरू कर देता है और उनकी डेथ हो जाती है ब्लड वेसल्स की और मोस्टली जो पेशेंट होते हैं ब्रेन हैमरेज के वो सर्वाइव नहीं कर सकते।
इन सारी कंडीशन से बचने के लिए वी शुड फॉलो सर्टेन मेजर्स, और उनमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने ओवरवेट को जो है वो होने नहीं देना, आपने स्मोक नहीं करनी, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेस और टेंशन को अवॉइड करना है ताकि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर सके और हेल्दी रहे थ्रू आउट योर लाइफ। देन आखिर में हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली वो टिश्यूज और नेटवर्क होता है वेसल्स का, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड जो होता है वो टिश्यूज के अंदर उनको वापस डालता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब हमारे पास जो है वो इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि 3 लाइंस ऑफ डिफेंसेस होते हैं तो हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट इम्यूनिटीज एक्ट कर रही होती हैं। पहला हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो इम्यूनिटी होती है वो हमें मैकेनिकल एंड केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। अगर ड्यू टू सम रीजन पेशेंट जो है वो उसके अंदर उसकी स्किन डैमेज हो जाए तो देन हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो होता है वो 2 सेल्स और 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर होता है फ्रॉम द इन्वेडिंग बैक्टीरियाज। और आखिर में हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और ये 2 तरह के रिस्पॉन्सेज क्रिएट करते हैं, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल। और ये रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो बैक्टीरियाज को वंस फॉर ऑल किल कर देते हैं। और अगर ये भी फेल हो जाए तो देन हमारी लाइफ जो होती है वो थ्रेट होने के चांसेस या हमारी लाइफ जो होती है वो डेंजर में चली जाती है। अगर मैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करूँ तो वो 2 तरीक़ों से हो रही है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल में बेसिकली आपके बी लिम्फोसाइट्स एक्ट करते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, जबकि सेल मेडिएटेड में आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और ये आपके बैक्टीरियल सेल्स को अटैक करके किल करते हैं या आपके उन सेल्स को किल करते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स की वजह से। फिर हमारे पास जो होता है वो 2 तरीक़ों की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी जो कि हमें पैदाइशी तौर पे मिली होती है जिसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें हमारी जो है वो स्किन आ जाती है, हमारी स्किन के अंदर रिलीज़ होने वाले सर्टेन केमिकल्स आ जाते हैं। और दूसरी इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी जो कि हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी बॉडी में डिवेलप करते हैं। इस इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और ये 2 कैटेगरीज की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव। जो आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है वो आपकी रेजिस्टेंस होती है, आपकी जो है वो फैमिली के अंदर आपकी जो है वो पैदाइशी होती है। हमारी जो फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है और जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट में मूव करते हैं हमारी बॉडी को बैक्टीरियाज डिफरेंट बैक्टीरियाज इन्वेड करते हैं, वैसे वैसे ये इम्यूनिटी जो होती है ये डिवेलप होती है। देन हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव और पैसिव दोनों नेचुरली एंड आर्टिफिशियल मेथड दोनों मेथड से जो होता है वो अचीव की जा सकती है। इसके साथ ही हमारे चैप्टर की समरी जो है वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.